हाँ जी, तो वेक्टर 3D चल रहा था अपना। एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको एलएमएन में 2 इक्वेशंस दी थी और पूछा था कि इनके डायरेक्शंस रेशियोज़ बताओ या कोसाइन्स बताओ या उनके बीच के फिर एंगल्स बताओ। तो अल्टीमेटली 2 इक्वेशन थी एलएमएन में और आपको 2 लाइनों के मतलब 2 सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन आएँगे वहाँ से L1 M1 N1 और L2 M2 N2 इस टाइप से। तो वो कैसे निकालना था ना, उसको सॉल्व करने का जो तरीका है। तो इक्वेशंस क्या थी? L minus 2M minus N is equals to 0 and second one was Lm plus 2Mn minus Ln is equals to 0. यही थी L minus 2M minus N is equals to 0 and Lm plus 2Mn minus Ln is equals to 0. हाँ जी, यस सर। तो देखो कल मैंने लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन करा था जिसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन चाहिए थी 2 डायरेक्शंस के। तो फर्स्ट मेथड वाज क्रॉस प्रोडक्ट एंड सेकंड वाज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हमने एज्यूम करा था एबीसी फिर उनका डॉट जीरो करा था। तो वहां पे भी तो दिक्कत यही थी, वेरिएबल 3 थे, इक्वेशन 2 थी, बट अल्टीमेटली वी वर नॉट इंटरेस्टेड इन इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ एबीसी, वी वर इंटरेस्टेड इन द रेशियो ऑफ एबीसी। तो हमने क्या करा था, ए बाई बी और बी बाई सी इस टाइप से रेशियो निकाल लिया था। सेम उसी लॉजिक से यहाँ पे अपन कोई भी 2 में इक्वेशन बना लें। सपोज मैं L बाई एन एंड M बाई एन को लेके चलता हूँ ना, L बाई एन एंड M बाई एन, इन 2 में अगर सारी इक्वेशन आ जाए तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल इजीली आप मतलब सॉल्व कर सकते हो। तो इस इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो, n से, है ना, बाय एज्यूमिंग दैट n इज नॉट जीरो, है ना। अगर वहां से नहीं आता मतलब n जीरो है तो फिर कुछ और करना पड़ेगा कि L बाई एम माइनस सॉरी L बाई एन माइनस ट्वाइस ऑफ M बाई एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आ गई। ऐसे यहां से दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, L बाई एन इंटू M बाई एन प्लस 2M बाई एन माइनस L बाई एन। इस इक्वेशन में किससे डिवाइड करा हमने, n स्क्वायर से। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? नाउ सपोज से L बाई एन, L बाई एन एज अल्फा एंड M बाई एन एज बीटा या H के, जो भी बोलना चाहो, ए बी, ए और बी बोल दो ना, ए और बी। तो एक इक्वेशन आ गई a माइनस टू बी माइनस वन इज इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन आ गई ए बी प्लस टू बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। हाँ जी, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, हाँ प्रीटी इजी, उठा के डाल दो कोई भी एक वैल्यू, ए की वैल्यू डाल दी मैंने, मान लो सपोज 2b प्लस 1, तो ए की जगह 2b प्लस 1 इंटू बी प्लस 2b माइनस 2b प्लस 1। सॉल्व करा, 2b स्क्वायर प्लस b प्लस 2b माइनस 2b माइनस 1, इक्वेशन आ गई 2b स्क्वायर प्लस b माइनस 1। फैक्टराइज कर लो, 2b स्क्वायर प्लस 2b माइनस b माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2b कॉमन आ गया, b प्लस 1 माइनस b प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 वैल्यू आ गई, b बराबर हाफ एंड b बराबर माइनस 1। अब देखो ध्यान से देखो, केस 1 जब b बराबर हाफ है, b बराबर हाफ अगर इसमें रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो a किसके बराबर है, l बाई एन, 2 है तो n कितना आ गया, l बाई 2। ऐसे ही b की वैल्यू कितनी है, हाफ, b मतलब m बाई एन की वैल्यू हाफ है, तो यहां से m कितना आ गया, m n बाई 2, m n बाई 2 आ गया और n l बाई 2 है तो ये l बाई 4 आ गया। तो अल्टीमेटली L इज टू M इज टू N का जो रेशियो है वो कितना आ गया, L इज टू L बाई 4 इज टू L बाई 2, दैट इज नथिंग बट 1 इज टू 1 बाई 4 इज टू 1 बाई 2। तो 4 से गुना कर दे तो 4 इज टू 2 इज टू 1। एक डायरेक्शन आ गई। एबीसी की बात कर रहे हैं, अगर डायरेक्शन कोसाइन की बात करेगा तो फिर इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 16 रूट 20 रूट 21 से डिवाइड करना पड़ेगा। आ जाएगी भाई? बोलो। यस सर।
4/√21, 2/√21 और 1/√21, ये आ गई आपकी क्या, L1, M1 एंड N1, ठीक है। सिमिलरली केस 2 ऊपर लिख रहा हूं मैं, जब b की जगह -1 है, b इज नथिंग बट m/n इज -1, तो m इज -n एंड b अगर -1 रखोगे तो -1 + 2 -1, तो a भी कितना आएगा -1, a इज मतलब L/n इज -1, तो n बराबर कितना आ गया -l, n बराबर -l रखा तो m बराबर कितना आ गया l, एक सेकेंड, तो m/n का डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गया, l is to -l, 1:1:-1, तो दूसरा डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 कितने आ गए, 1/√3 1/√3 एंड -1/√3। हाँ भाई अब बोलो। सर इधर 4:2:1 की जगह 4:1:2 नहीं आएगा? हाँ चलो ठीक है, वो तो टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, क्लियर है। एक आ गया, दूसरा ये आ गया, ये पूछा था, अब इनके बीच एंगल पूछा था, तो cos थीटा क्या होता है, L1 L2 + M1 M2 + N1 N2, क्योंकि नीचे मैग्नीट्यूड तो उनका 1 ही आता है, तो 4/√21 × 1/√3, तो 4/√21 × 1/√3 प्लस 1/√21 × 1/√3 माइनस 2/√21 × 1/√3, तो 4 + 5 - 2, 3/√3 × √21, √3 से √3 कट गया तो ऊपर √3 बच गया, नीचे √3 कट गया, आंसर इज 1/√7, cos थीटा = 1/√7 आ गया, क्लियर। तो देखो ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होने का रीजन तो अलजेब्रा ही था कि हमारी हम कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे थे, तो उसका वेक्टर थ्योरी से कोई लेना देना नहीं था, क्लियर है। हाँ जी, कुछ जवाब Yes, दिया sir. करें, हाँ ना, कुछ चले आगे ना चले। सर क्लियर है। बता दें। यस सर। ठीक, बाकी जनता है या सो रही है? है तो बोलो करो, चलो नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू स्टार्ट। अभी तक देखो आपको वेक्टर ही चल रहा था, थ्योरी हमने ऑफिशियली शुरू करा कल, लास्ट एक ही लेक्चर हुआ है, एंड उसमें भी हमने कुछ ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करी, वही सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, डायरेक्शन को साइन चलो थोड़ा और इलेबोरेट कर लिया हमने लाइन वाइन के लिए, एंड बस ये जनरल सी बातें करी है ना। नाउ इक्वेशन चीज़ें से डील करने के लिए जो मेन चीज़ें हैं 3D में, वो हमें क्या डील करना पड़ेगा, लाइन और प्लेन से। तो लाइन की इक्वेशन लिखनी है, प्लेन की इक्वेशन लिखनी, फिर उनमें एंगल और उस पर बेस्ड टाइप, स्टैंडर्ड टाइप बेस्ड प्रॉब्लम, जो भी सब हेडिंग्स अपने सिलेबस में है। तो सबसे पहले अपन शुरू करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना। सो नेक्स्ट हेडिंग डालें, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D स्पेस, ठीक। इक्वेशन ऑफ लाइन। अब एक बात बताओ, लाइन के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, या नहीं भी बताई हो तो आप 2D में सोचें, 2D में, 2D स्पेस में कोई भी लाइन को जानने, कोई भी लाइन को फिक्स करने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती थी, एक स्लोप और एक पॉइंट। ये बात क्लियर है? क्या सिर्फ स्लोप फिक्स करने से भी लाइन फिक्स नहीं होती थी और सिर्फ पॉइंट फिक्स करने से भी लाइन फिक्स नहीं होती? क्योंकि स्लोप की भी तो फिर इन्फिनिट पैरेलल लाइंस आएंगी, और पॉइंट फिक्स करेंगे तो उससे कॉन्करेंट लाइंस आएंगी। बट अगर स्लोप और पॉइंट फिक्स हो गया तो लाइन फिक्स हो गई, फिर वो हिल नहीं सकती। क्या ये बात क्लियर है आपको? यस सर। अगर m फिक्स करते हैं तो कोई भी लाइन हो सकती है, हमें क्या पता, और पॉइंट फिक्स करती हो तो भी कोई भी लाइन हो सकती है। बट अगर एक m के साथ एक पॉइंट फिक्स कर दिया, बस स्टक हो गई लाइन, है ना। वैसे ही 3D में भी लाइन को फिक्स करने के लिए दो ही चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक m, अब यहां m तो होता नहीं है, क्या होता है, डायरेक्शन, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, जो भी बोलना चाहो, डायरेक्शन बोलते हैं मतलब बेसिकली।
तो डायरेक्शन फिक्स हो गई, तो 3D में देखो वेक्टर फिक्स हो गया उसकी डायरेक्शन का, तो उसके पैरेलल लाइंस फिक्स हो गई। और अगर पॉइंट फिक्स कर दिया तो लाइन इज फिक्स्ड। सो ओनली टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू राइट अ इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट इज अ पॉइंट एंड अ डायरेक्शन। जब भी आपको मतलब आपको कुछ भी दिया हो क्वेश्चन में, अगर आपको लाइन चाहिए ना, तो आप तो ये मान लो मुझे साम दाम दंड भेद कुछ भी करके दो चीजें निकालनी है, एक उस पे पॉइंट और एक उसकी डायरेक्शन, आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दोगे। क्लियर है? ठीक, तो अब हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे कैसे, उसको हम देखते हैं, उसका डेरिवेशन वगैरह छोटा मोटा, और उसको याद भी रखना है स्टैंडर्ड। ठीक है, तो सपोज फॉर्म 1 है ना, फॉर्म वन मतलब व्हेन पॉइंट भी गिवन है आपको, है ना, पॉइंट गिवन एंड डायरेक्शन गिवन, दोनों चीजें गिवन है आपको, पॉइंट भी गिवन है, डायरेक्शन भी गिवन है। मतलब एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है, उसके पैरेलल हमें कोई डायरेक्शन बता रखी है कि बी वेक्टर इसके पैरेलल है, तो वो इधर हो या इधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइन की तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है एक्सेप्ट, मतलब दोनों में से कोई भी। तो अगर मैं लाइन के पैरेलल वेक्टर दे दूं तो आपको लाइन की डायरेक्शन पता चल गई या नहीं चल गई? यस सर। और मैंने एक पॉइंट दे दिया ए जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, तो क्या वो लाइन पे पॉइंट हो गया? हाँ जी, यस सर। अब क्या जरूरी है क्या कि ओरिजिन लाइन के ऊपर ही हो? नहीं, तो सपोज ओरिजिन कहीं यहां है ना, 0,0, तो ओरिजिन से अगर मैं इसको मिलाता हूं तो दिस वेक्टर इज कॉल्ड ए वेक्टर, ये तो पता है। अब देखो 2D में भी आप लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए क्या करते थे, आप लाइन पे कोई वेरिएबल पॉइंट मानते थे x, y, उसके बाद उसमें रिलेशन लिखते थे। तो ऐसे कोई भी लाइन पे आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना चाहूं मैं P, जिसका पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया r वेक्टर, तो ओरिजिन से इसको मिलाएंगे तो वो इसका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा r वेक्टर। यस सर। अब क्या आप इस वेक्टर को लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर बोल सकते हो, क्योंकि वो उसके कोलिनियर है बी वेक्टर के? यस सर। तो ट्रायंगल लॉ से ए वेक्टर में लैम्डा भी जोड़ दिया, इसकी टिप पे इसकी टेल रखी, तो इसके टेल से उसकी टिप तक जो रिजल्टेंट है, तो आर वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। बोलो। यस सर। अब आर वेक्टर का मतलब क्या है, जैसे इन जनरल कोई पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट x, y में अगर रिलेशन आ गया, ऐसे ही इन जनरल कोई भी p, कोई पॉइंट फिक्स तो है नहीं, p इज अ वेरिएबल पॉइंट, उस पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कॉल्ड आर वेक्टर, और आर वेक्टर का गिवन वेक्टर्स के टर्म्स में रिलेशन आ गया, मतलब इस पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट p का आर वेक्टर हम जान गए। इट मींस दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म। और इसी को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना होगा ना, तो कैसे करेंगे? सेम ही चीज है, कोई नई नहीं है। कार्टेशियन फॉर्म मतलब कि कोई भी पॉइंट जो वेरिएबल पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, x, y, z कहलाएगा, और जो पॉइंट ए पॉइंट था वो फिक्स पॉइंट होगा, तो उसका कोऑर्डिनेट कोई x1, y1, z1 होगा। ठीक है, और जो डायरेक्शन दे रखी है आपको बी वेक्टर, वो कुछ ना कुछ दे रखी होगी, मान लो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये बोल सकते हो डायरेक्शन। तो ध्यान दो, सारी कहानी यही रखोगे, आर वेक्टर ए वेक्टर सेम चीज, तो आर वेक्टर की जगह क्या आएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप आएगा, और ए वेक्टर की जगह क्या आएगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, प्लस लैम्डा टाइम्स यहां पे क्या आएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, दोनों तरफ आई जे के कंपोनेंट कंपेयर कर सकते हैं, तो वहां से आएगा x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू, या पहले ऐसा लिख लो, x बराबर x1 प्लस ए लैम्डा
y बराबर y1 प्लस बी लैम्डा और z बराबर z1 प्लस सी लैम्डा। ये क्या है? क्या ये इक्वेशन ऑफ लाइन है? भाई कोई भी वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई जेड का आपने रिलेशन ढूंढ लिया गिवन चीजों के टर्म्स में, एंड एक्स वाई जेड इज अ वेरिएबल पॉइंट, तो उसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन के टर्म्स में आ गया, तो एक इक्वेशन ऑफ लाइन ही होगी एक तरह से। यस सर। तो याद रखें, बहुत गहरा नोट डाल रहा हूं, दिल में छप जाना चाहिए आपके। क्या कभी भी दुनिया में आपको पॉइंट की रिक्वायरमेंट हो लाइन के ऊपर, तो आप कभी भी ये गलती मत करना, लेट द पॉइंट x1, y1, z1, तीन तीन इक्वेशन निकालने में धुएं निकल जाएंगे तुम्हारे। हमेशा लाइन पे पॉइंट कैसा मानना है? ऐसा मानना है। क्यों? x1, y1, z1 पता है, abc पता है, तो ओनली वन पैरामीटर इज देयर, लैम्डा। तो कुछ ना कुछ करके हम वो लैम्डा निकाल लिया करेंगे, लैम्डा को उसमें रख दिया करेंगे, वहां पे से पॉइंट आ जाया करेगा। So any point on the line can be taken as, any point on the line can be taken as x1 plus a lambda, y1 plus b lambda, z1 plus c lambda, where x1, y1, z1 is a point lying on the line and abc are called direction ratios of the line। बात समझ में आ गई? बोलो भाई। यस सर। ठीक। अब इसी को थोड़ा सा सुंदर करके लिखा कि इसको इधर ले गए, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी। हाँ जी, यस यस सर। दिस फॉर्म इज कॉल्ड सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। ये लाइन और ये लाइन ऐसे लिखना या ऐसे लिखना एक ही बात है, ये वेक्टर फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म है। इसको देख के भी हम यही मानेंगे कि इसके ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है और उसकी डायरेक्शन बी वेक्टर है, और इसको देख के भी हम यही इंटरप्रेट करेंगे कि इसके ऊपर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है और डायरेक्शन रेशो abc है। एक ही बात है। यस सर। स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड ध्यान रखना, स्टैंडर्ड मतलब एकदम स्टैंडर्ड। x के साथ 1 होना चाहिए, y के साथ ऊपर 1 होना चाहिए, z के साथ ऊपर 1 होना चाहिए, बीच में माइनस माइनस माइनस, उसके बाद ही कंपैरिजन करना है ना। तो ध्यान दें, स्टैंडर्ड फॉर्म में न्यूमरेटर्स में कोफिशिएंट्स ऑफ x y z इज 1, तभी आप कंपेयर करें, अदरवाइज गलती करेंगे। क्लियर है? यस सर। Form 2 when 2 points are given। अब देखो कोई टफ टास्क नहीं है। अगेन आपके बेसिक थॉट एक ही चल रहा है, क्या मुझे क्या चाहिए, लाइन और डायरेक्शन। तो पॉइंट और डायरेक्शन, तो पॉइंट तो भगवान ने आपको दो दो दे दिए है ना, या तो कृपा हो रही है भगवान की, दो दो पॉइंट दे रखे हैं, एक नहीं दो दो। तो बस क्या चाहिए, डायरेक्शन। तो लाइन दे रखे है आपको, लाइन पूछिए जिसपे दो पॉइंट दे दिया आपको, ए जिसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर और बी जिसका पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर, ये मान लो ओरिजिन है। तो एक बात बताओ, दो दो पॉइंट भगवान ने दे दिए, डायरेक्शन निकालने के लिए तो दो पॉइंट से निकाल लोगे, ए बी वेक्टर की डायरेक्शन ही लाइन की डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी? बोलो। यस सर। भैया ये ए बी वेक्टर की डायरेक्शन लाइन की डायरेक्शन में होगी, तो कोई भी वेरिएबल पॉइंट लिया, मान लो आर पी जिसका पोजीशन वेक्टर है आर, और ये वेक्टर क्या हो गया, लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर। तो अगेन ए प्लस लैम्डा ए बी बराबर आर, तो ए प्लस लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर। तो आप तो ये ध्यान रखो कि हमारी फॉर्म एक ही है, कौन सी, आर वेक्टर बराबर ए प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन, तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम डायरेक्शन निकाल ली। सही है? यस सर। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, पॉइंट तो कोई भी ले सकते हो ना, ए वेक्टर भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो,
तो ये मत सोचना कि पहला ही लेना है। कुछ बच्चे मैंने ऐसा भी सुना है, देखा है कि ऐसी गलतियां भी कर लेते हैं। तुम पॉइंट ये लो या ये लो, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, डायरेक्शन तो सेम ही है, और मतलब इक्वेशन तो सेम ही है। क्लियर है? इसी को कार्टेशियन फॉर्म में बदल रहा हूं। सपोज ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको x1, y1, z1, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको x2, y2, z2। तो भैया देखो सेम इस लाइन में रखो, इधर से इधर a के रखोगे, इधर r के रखोगे, तो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 बराबर लैम्डा टाइम x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो यहां से सीधा ये आएगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, एंड z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। और आप तो वैसे भी सोचो ना, आपको ये सब रटने की क्या जरूरत है, ये तो अपने दिमाग में है कि मेरी इक्वेशन ये है, तो पॉइंट कोई भी रख दो, या तो यहाँ x1 y1 z1 रख दो, या x2 y2 z2 रख दो। नीचे क्या आएगा, डायरेक्शन रेशियो, और दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो यही तो होते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। कोई परेशानी? नो सर। ठीक, ठीक, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अभी ये लाइन है जैसे, तो इसका डायरेक्शन रेशियो बता दो एक तो, और इसके ऊपर पॉइंट बता दो कोई जो दे रखा है आपको, जो सबसे आसानी से आपको समझ में आता है। तो देखो मैंने क्या बोला था, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, तो इसको क्या लिखोगे, दो कॉमन लोगे पहले, x माइनस हाफ, वो दो को नीचे लाओगे, या बोल दो ऊपर नीचे दो से डिवाइड कर दिया, एक ही बात है, 5/2। इधर पहले y के साथ -1 होना चाहिए, तो माइनस बाहर ले, ऊपर नीचे -1 से डिवाइड कर दिया, तो y माइनस 4 अपॉन -2, ऐसे ही z प्लस 1/3। अब कंपेयर करो, तो जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या आएंगे, 5/2 -2 3, दो से गुना कर दिया, तो 5 - 4 और 6, ये आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ जी, यस। तो डायरेक्शन रेशियो ये आएंगे, 5 2 3 नहीं आएंगे। सीधा नीचे वाला नंबर मत बक देना, ऊपर वाली स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करना। और पॉइंट कौन सा आएगा इसके ऊपर, पॉइंट 1/2, 4, -1। सिमिलरली ऐसे ही देखो, अब यहां ना एक चीज मैं आपको बता दूं, है ना, पूरे मैथ्स में मैं ही चिल्ला चिल्ला के कहता हूं, डे 1 से डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता, वो बिकॉज वो कुछ नहीं होता, अनडिफाइंड होता है। तो अब यहाँ आके उनकी छाती में दर्द होता है कि अरे सर शुरू से गान गा रहे हो, अब लास्ट में खुद ही बलिदान दे रहे हो। तो ये जस्ट लिखने का तरीका है ना, ये हम कोई डिफाइन थोड़ी कर रहे हैं, एक रिप्रेजेंटेशन देने का तरीका है कि हाँ ऐसे लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है मैं 0 से डिवाइड कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हो गया, उसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2, 3 और 0, और उस पर वो पॉइंट क्या है, 1, 0, 4। तो बेसिकली अगर जब इसको लैम्डा के बराबर करोगे, तो x पॉइंट क्या आएगा, यहाँ से 2 लैम्डा प्लस 1, y पॉइंट क्या आएगा 3 लैम्डा, और z बराबर क्या आएगा 4। इट मींस ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है उसका z कोऑर्डिनेट फिक्स है, z कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा उसका। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो ये जो लाइन है ये कैसी लाइन है, ये xy प्लेन के पैरेलल किसी प्लेन के अंदर है, तभी तो z फिक्स है। आप 3D में इमेजिन करो, xy प्लेन में z 0 होता है। अगर ये मान लो बोर्ड का प्लेन है और z बाहर है ना, x इधर है, y ऊपर है और z बाहर है। अगर लाइन इसके अंदर में कोई भी लाइन खींच दूं, उसका z 0 है। ऐसे ही मान लो इसके पैरेलल प्लेन मैंने लिया ये, जिसमें z बराबर 4 है, इसके अंदर कोई भी लाइन घूमेगी ना, उसका z तो 4 ही रहेगा, x और y बदलेगा,
तो वो जो लाइन है ना, इट इज प्रेजेंट इन द प्लेन पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन, दैट्स व्हाई जेड इज कांस्टेंट। क्लियर है? यस सर। ठीक, चलो अब हम एक बात करते हैं कि लाइंस क्या क्या हो सकती हैं। जैसे 2D में अपन क्या बोलते हैं, लाइंस में भी कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक आ गई, लाइंस में भी पैरेलल, और लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग। अल्टीमेटली अगर मैं कोइंसिडेंट और पैरेलल को एक ही कैटेगरी में डाल दूं तो हम दो ही बातें बोलते हैं कि या तो लाइंस पैरेलल होंगी, या पैरेलल नहीं होंगी तो वो कहीं ना कहीं आपस में कट करेंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। ये बोलते आ रहे हैं, नहीं बोलते आ रहे हैं? यस सर। हाँ, आइदर लाइंस विल बी पैरेलल और विल बी इंटरसेक्टिंग, है ना। अब एक सेकेंड होल्ड। हाँ, तो 2D में अपन ये बोलते हैं आइदर लाइंस विल बी पैरेलल और विल बी इंटरसेक्टिंग। हाँ जी। यस सर। 3D में ऐसा नहीं है, है ना। मतलब फिर कैसे है? 3D में लाइंस पैरेलल हो सकती हैं, नो डाउट, है ना, और इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं। बट ऐसा नहीं है कि पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग ही होंगी, या इंटरसेक्टिंग नहीं है तो पैरेलल ही होंगी। एक और सिनेरियो होता है जब ना तो वो पैरेलल होती है ना वो इंटरसेक्टिंग होती है, ना तो वो पैरेलल होती है ना वो इंटरसेक्टिंग होती है, ठीक है। ऐसी लाइंस को बोलते हैं स्क्यू लाइंस, विच आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। अब शुरू शुरू में जैसे आपको लगे अरे ऐसा कैसे होता है ना, तो आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं अपन समझने के लिए। जैसे आप जहां भी बैठे हो, है ना, अभी कमरे में बैठे हो, आपको छत दिखाई दे रही है तुम्हारी? हाँ जी। यस सर। हाँ, छत पे जो रेक्टेंगल है उस पे दो डायगोनल होंगे, कोई भी एक डायगोनल ले लो, कोई भी एक डायगोनल ले लो, तो वो एक लाइन होगी। यस यस। अब आप क्या करो, कमरे में जहां भी आप बैठे हो, सपोज एक कोना पकड़ लो, है ना, जैसे मैं इधर ये नीचे वाला ले रहा हूं, एकदम नीचे वाला कमरे के एक तरफ का कोना ले लो, ठीक है, और एक छत पे से ऊपर वाला कोना ले लो कोई भी। वो मत लेना जहां से आपका डायगोनल पास हो रहा है, समझ में आ गया? आपने जो भी डायगोनल माना है छत पे, वो दो कोनों से पास हो रहा होगा, बचे हुए दो कोनों से नहीं पास हो रहा होगा। तो जो भी दो बचे हैं उनमें से कोई भी एक कोना ले लो, और उसके जस्ट अपोजिट वर्टेक्स, आपको बताया था ना मैंने, क्यूब में अपोजिट वर्टेक्स मतलब जो एकदम मेन डायगोनल वाले वर्टेक्स होते हैं, समझ गए? यस सर। अब एक लाइन वो है जो आपके फ्लोर पे है और छत पे है, जो लाइन है वो डायगोनल है, वो किस प्लेन में है? वो इस प्लेन में है, इस, है ना, ऊपर नीचे एक ही बात है, मतलब वो इस प्लेन में है। और एक इधर लाइन जा रही है यहां से यहां। प्लेन तो क्या मतलब, वो जो लाइन है वो लाइन तो बहुत सारे प्लेन्स में हो सकती है वैसे तो, मतलब आप अभी के लिए ऐसे देखेंगे वो छत वाली वो एक लाइन है, और एक लाइन है जो इस बॉटम मोस्ट कोने से अपोजिट टॉप मोस्ट कोने से गुजर रही है। वो कोना वो नहीं है जहां से मेन डायगोनल आपका पास हो रहा है, वो फेस डायगोनल पास हो रहा है। तो ये फेस डायगोनल, मेन डायगोनल बड़े वाला, और वो छत वाला फेस डायगोनल, क्या वो दोनों आपस में मिलते हैं क्या? नो सर। और क्या वो पैरेलल है? अगर पैरेलल होंगे तो दोनों का डायरेक्शन वेक्टर सेम होगा, कोलिनियर अगर होंगे बी वेक्टर, लेकिन ऐसा तो नहीं है, इसकी डायरेक्शन तो यू है, 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप, 1/√3 के कैप सपोज, और उसका कुछ ऐसा होगा। तो ये और ये उंगली और ये, है ना, जैसे ये मार्कर और ये, ठीक है ना, तो वो जरूरी नहीं है, वो ना तो वो कट कर रही है और ना ही वो क्या बोलते हैं इन पैरेलल है, तो वो क्या है? स्क्यू लाइंस है। वो क्या है? स्क्यू लाइंस है। तो 3D में ऐसा होता है। जैसे एक और एग्जांपल अपन समझे, टेट्राहेड्रन बताया था मैंने आपको, टेट्राहेड्रन। यस सर।
तो टेट्राहेड्रल में मैंने आपको ये भी बताया था अपोजिट साइड्स का एक कुछ होता है कि ये साइड और ये साइड अपोजिट साइड है, बताया था। यस सर। तो टेट्राहेड्रन का जो अपोजिट पेयर होता है ना साइड्स का, वो स्क्यू लाइंस होता है, वो ना कट करती हैं और ना वो पैरेलल होती है, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे नोट कर सकते हो। तो मैंने शुरुआत कहां से करी, बेसिकली जो बात थी मेरी वो ये कि लाइंस में भी पैरेलल या कोइंसिडेंट, है ना, मतलब वो एक ही कैटेगरी में डाल रहा हूं मैं, या इंटरसेक्टिंग, या नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, they are called skew lines. Example, opposite sides of tetrahedron. बाकी आपको मैंने कमरे में आपको समझा दिया, अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, ठीक है जी। हाँ जी, चले आगे। Yes, sir. चलो, एंगल बिटवीन द लाइंस। ठीक है, तो ऑब्वियसली एंगल बिटवीन द लाइंस क्या होगा, जो उनके डायरेक्शन के बीच में एंगल होगा। मान लो एक आपकी इक्वेशन दे रखी है x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, और दूसरी लाइन दे रखी है आपको x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 एंड z माइनस z2 अपॉन c2। ऑब्वियसली ये जो दो लाइनें हैं इनके बीच का जो थीटा है वो इनके डायरेक्शन रेशो के बीच का जो वेक्टर का एंगल होगा वही होगा। तो वहां से cos थीटा क्या आ जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। सिंपल सी बात है। और कार्टेशियन फॉर्म में अगर ये दी हो लाइन तो ऐसे दी जा सकती है, a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, और यहाँ इसको तो हो सकता है ऐसे दी गई हो, a1 b1 ले लो, है ना, और इसको a2 प्लस b2 ले लो, या a2 प्लस b2 की जगह c प्लस लैम्डा d भी ले सकते हो, आपकी इच्छा, उससे डिफरेंट। क्लियर है। अब देखो, मैंने बताया लाइंस के बीच में चार सीन हो सकते हैं, पैरेलल, कोइंसिडेंट, है ना, वो एक ही बात है वैसे डायरेक्शन के हिसाब से, वैसे सिनेरियो अलग अलग है, एंड इंटरसेक्टिंग एंड स्क्यू लाइंस। तो उनको आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है, उस पर बात करेंगे। तो देखो क्या क्या हो सकता है। केस 1, मान लो एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है r बराबर a प्लस लैम्डा बी और दूसरी की दे रखी है c प्लस लैम्डा डी। अगर b वेक्टर और d वेक्टर कोलिनियर हो गए, अगर b वेक्टर और d वेक्टर कोलिनियर हो गए, इट मींस उनकी डायरेक्शन पैरेलल है। यस सर। तो डायरेक्शन पैरेलल है तो दो ही चीजें होंगी, या तो लाइंस कोइंसाइड करेंगी या तो लाइंस पैरेलल होंगी, और या फिर क्या होगा, लाइन कोइंसाइड करेगी, एक के ऊपर एक लाइन होगी, मतलब बेसिकली एक ही लाइन है, बस उसको मल्टीप्लाई कर दिया कांस्टेंट से। तो उस चीज को डिफरेंशिएट करने का क्या तरीका होगा, है ना, हाउ टू डिफरेंशिएट।
तो देखो एकदम कॉमन सेंस है एकदम, सब अपने, कुछ मैं कोई नई चीज खोद के नहीं लेके आऊंगा, जो प्रैक्टिकली आपको लगेगा हाँ यार ऐसे तो करना है, और कैसे करेंगे, है ना। आप खुद सोच भी सकते हो 2 मिनट लेके चाहे तो। भाई मैं कैसे डिस्कस कर सकता हूं, अगर मान लो लाइन बी और डी पैरेलल आ गया, मतलब लाइंस या तो कोइंसाइड है या पैरेलल है, बट फिर भी पता करना है लाइन सेम है या अलग अलग है, पैरेलल है या नहीं है। तो अगर कोइंसाइड हुई तो इसका ए पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा या इसका सी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। यस सर। अगर मैं इसको L1 बोलता हूं, इसको L2 बोलता हूं, तो A विल सेटिस्फाई L2 और L2 विल सेटिस्फाई, सॉरी L2 क्या, C विल सेटिस्फाई L1। कोई भी एक लाइन का पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर दिया वो दूसरी लाइन में डाल के देख लो, अगर वो भी कर जाए इट मींस डायरेक्शन तो सेम थी ही, एक का पॉइंट भी दूसरे पे लाई कर गया तो कोइंसाइड कर गई। अदरवाइज पैरेलल। Yes, sir. अदरवाइज पैरेलल। और क्या कर सकते हो, और ऐसे कर सकते हो, देखो इस पे पॉइंट है ए, इसकी डायरेक्शन है बी वेक्टर, इस पे पॉइंट है डी सी, इसकी डायरेक्शन है डी वेक्टर। अगर मैं एसी वेक्टर निकाल लूं, अगर एसी वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल ना हो तो तब पैरेलल है। एसी वेक्टर इज नॉट कोलिनियर विद बी वेक्टर, देन पैरेलल लाइंस। और अगर मान लो एसी वेक्टर भी पैरेलल आ गया बी वेक्टर के, तो मतलब ए और सी ए की डायरेक्शन में या बी की डायरेक्शन में, इट मींस लाइंस आर कोइंसिडेंट। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। बस बहुत इजी है। ये पहली बात तो दोनों की डायरेक्शन समझ में आती है, देखती लाइन की इक्वेशन समझ में आता है बी और डी पैरेलल है या नहीं। अगर पैरेलल है तो दोनों में से एक केस, तो या तो एक का पॉइंट उठा के दूसरे में सेटिस्फाई कर लो, या वो उन जो पॉइंट से बनने वाला वेक्टर है वो देख लो भी कि पैरेलल है या नहीं। अगर वो पैरेलल है तो कोइंसिडेंट, अगर नहीं है तो कोइंसिडेंट नहीं है। नाउ अगर देखते ही पता चल रहा है कि बी और डी वेक्टर पैरेलल नहीं है, इट मींस ये केस तो खत्म हो गया। अगर b इज नॉट लैम्डा टाइम्स d तो पक्की बात है बी और डी पैरेलल नहीं है, मतलब दोनों की डायरेक्शन ही सेम नहीं है, मतलब पैरेलल तो नहीं है, तो या तो इंटरसेक्टिंग है या स्क्यू है। यस सर। हाँ, अब इसमें कैसे पहचानना है, इसमें कैसे पहचानना है उस पर बात करते हैं। आइदर इंटरसेक्टिंग और स्क्यू, दोनों में से कुछ एक होगा, है ना। तो हाउ टू डिफरेंशिएट, उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों लाइनों को सॉल्व कर लेते हैं, चेक करेंगे उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है या नहीं। अगर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है तो मतलब इंटरसेक्टिंग है, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है तो मतलब स्क्यू है। चेक देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इफ इट एग्जिस्ट तो लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग, और इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट तो पॉइंट भी एग्जिस्ट नहीं करता दोनों का, और लाइन पैरेलल भी नहीं है डायरेक्शन, तो मतलब क्या है, स्क्यू लाइंस। क्या ये बात खोपड़ी में उतर गई? यस सर। अब कैसे सॉल्व करना है उसको देख लेते हैं। तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है। सपोज एक लाइन दी है आपको i प्लस 2j प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i प्लस 2j प्लस k कैप, एंड दूसरी लाइन दी है r इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 5k कैप प्लस म्यू टाइम्स i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, अब देखो इनका b और d वेक्टर पैरेलल नहीं है, इसका रेशो 2, इसका रेशो 1, इसका रेशो 1/5, तो ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है मतलब ये केस तो है ही नहीं। अब या तो इंटरसेक्टिंग है या स्क्यू है, तो वो कैसे चेक करते हैं मैं आपको बता देता हूं। तो उसके लिए मैंने क्या बोला, क्या चेक करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक करो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक करने का तरीका क्या है, अगर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो पोजीशन जहां पे वो मिलेंगी, तो इस लाइन से आर वेक्टर लिखूं या इस लाइन से आर वेक्टर लिखूं, दोनों का आर वेक्टर सेम होगा। बोलो। Yes, sir. भाई बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है, आप इसको बहुत ध्यान से सुना करें, समझे, और हर चीज
जैसे ही मैंने कुछ बोली वो आप तुरंत सोचा करें कि हाँ क्या ये सही बोल रहे हैं क्या, कि भाई जो बोल रहे हैं भाई ये सही बोल रहे हैं या ऐसे ही बेवकूफ बना रहे हैं। तुरंत आप सोचा करो वो चीज कि हाँ यार हमें फील होना चाहिए, तभी आपका चैप्टर अच्छा बनेगा और आप कोई भी नया क्वेश्चन आएगा उसको अटेम्प्ट करने लायक अपन बनेंगे। रटी रटाई जो चीजें रहेंगी वो एक अलग बात है। तो आप सोचो एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है, सपोज पॉइंट दे आर इंटरसेक्टिंग, आई एम अज्यूमिंग दे आर इंटरसेक्टिंग, है ना। तो अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो आर वेक्टर में यहां से लिखूं या यहां से लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को इक्वेट कर दो। तो I + 2j + 3k, तो मैं बार बार लिखने के बजाय इसको क्लब करके लिख दूं, 1 + 2 लैम्डा I कैप + 2 + 2 लैम्डा j कैप + 3 + लैम्डा k कैप, और इधर से क्या आएगा 2 + म्यू I कैप 3 + 2 म्यू j कैप + 5 + 5 म्यू k कैप। सही है भाई। अब दोनों तरफ के i j के कंपोनेंट बराबर कर दो, तो 1 + 2 लैम्डा = 2 + म्यू, 2 + 2 लैम्डा = 3 + 2 म्यू, 3 + लैम्डा = 5 + 5 म्यू। तीन इक्वेशन दो वेरिएबल का क्या मतलब है, पहले कोई भी दो इक्वेशन दो वेरिएबल को सॉल्व कर लो, वहां से लैम्डा और म्यू निकाल लो, अगर वो वैल्यूज तीसरे को भी सेटिस्फाई कर दें, मतलब ये चीज पॉसिबल है, मतलब फॉर देयर इज सम वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू एग्जिस्ट फॉर विच ऑल दीज थ्री इक्वेशंस होल्ड साइमल्टेनियसली। अगर ऐसा है तो वो तीनों पॉसिबल है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉसिबल है। और अगर दो को सॉल्व करके लैम्डा म्यू तीसरी को सेटिस्फाई ना करे, मतलब वो तीनों कोऑर्डिनेट एक साथ बराबर नहीं हो सकते, मतलब वो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। क्या ये बात समझ गए? Yes, sir. बस सॉल्व एनी टू गेट लैम्डा एंड म्यू इफ सेटिस्फाई द थर्ड इक्वेशन देन इंटरसेक्टिंग, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो दो को सॉल्व कर लो, इसमें से इसको घटा दो, तो 1 = 1 + म्यू, तो यहां से म्यू क्या आ गया 0 आ गया, म्यू 0 आते ही लैम्डा कितना आ गया हाफ। इन दोनों को सॉल्व करा तो म्यू 0 आ गया, लैम्डा हाफ आ गया। अब इसमें रखा म्यू 0 लैम्डा हाफ, तो 3 + हाफ = 5 + 0, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, नो सर। तो लाइंस आर स्क्यू लाइंस। और अगर ये कर जाता तो मतलब वो इंटरसेक्टिंग करती। और फिर अगर मैं आपसे ये पूछता कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दो, तो लैम्डा उठा के यहां डाल देते पॉइंट आ जाता, या म्यू उठा के यहां डाल देते पॉइंट आ जाता, वो एक ही बात है, कोई भी वैल्यू किसी में भी डाल देते पॉइंट सेम ही आता, तो फिर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर वाकई, तो यहां से अपन ने दो चीजें सीख ली, एक तो ये सीख लिया कि कैसे पता करना है, डिफरेंशिएट करना है दोनों के बीच, दूसरा ये सीख लिया अगर इंटरसेक्टिंग है और पॉइंट पूछ ले कि बताओ कहां मिलती हैं, तो ऐसे सॉल्व करना है हमेशा, दो को सॉल्व करके तीसरे में डाल के चेक हो गया, वेरीफाई हो गया, उसके बाद लैम्डा उठा के यहां डाल दो पॉइंट आ गया, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस भी सॉल्व करना आपने इसी के बीच में सीख लिया। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। Yes, sir. बस बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बिठा दें। यस सर। Yes, sir. ठीक, नेक्स्ट हेडिंग इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, पहले मैं सारी थ्योरी कंप्लीट करवाऊंगा जितनी भी लाइन से रिलेटेड है, इंडिविजुअल लाइन से, तो वो सारे पॉइंट्स की पॉइंट्स कवर करके फिर उस पर अपन एग्जांपल्स कर लेंगे कल, और फिर प्लेन की बात करेंगे, फिर लाइन और प्लेन को कंबाइन डील करेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, डिस्टेंस of a point from a line, sorry plane नहीं line, from line,
जैसे 2D में हमने पढ़ा था ax प्लस बी वाई प्लस सी होता है ना, वो वहां की बात है। अब 3D में ऐसा नहीं होता, 3D में ऐसा प्लेन के लिए होता है, वो बात की बात है। अभी तो लाइन दे रखी है आपको जिसकी इक्वेशन है सपोज a प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और आपको कोई पॉइंट दे रखा है p, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर सपोज p वेक्टर है, और आपको इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी है लाइन से d, तो ये d कैसे निकालेंगे? इसका बहुत सिंपल तरीका है। आप देखो इसके ऊपर कोई पॉइंट होगा a, जिसका पोजीशन वेक्टर a दिया है, वो कहीं तो होगा इस लाइन पे। यस सर। तो वो जहां भी होगा उसको p से मिला दो, और अगर ये एंगल थीटा है तो बेसिकली आपको d चाहिए, d, तो d बराबर ज्योमेट्री के हिसाब से क्या है, AP sin थीटा है जी, बोलो। यस सर। साइन थीटा Yes, sir. साइन थीटा देखते ही लट्टू जल जाना चाहिए दिमाग में चारों तरफ, क्या सर क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। किसका क्रॉस करेंगे? ऑब्वियसली ये थीटा चाहिए, तो AP वेक्टर और B वेक्टर के बीच क्रॉस करेंगे। तो सोचो आप AP वेक्टर का B वेक्टर से क्रॉस करोगे तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ AP साइन थीटा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ AP क्रॉस B क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो यहां से आपको AP साइन थीटा ही तो चाहिए, तो वो किसके बराबर है, D के बराबर। तो वो किसके बराबर आ गया, AP का क्रॉस करो B से, उसका मैग्नीट्यूड अपॉन B का मैग्नीट्यूड, तो D बराबर क्या आ गया, P माइनस A वेक्टर का क्रॉस B वेक्टर से का मैग्नीट्यूड अपॉन B का मैग्नीट्यूड। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, D शुड बी मैग्नीट्यूड ऑफ P माइनस A क्रॉस B कैप। क्लियर है? तो कुछ नहीं, फंडा ध्यान रखोगे दिमाग में हमेशा, कभी भी एक लाइन है, अच्छा सर एक पॉइंट है, अच्छा ये तो ये साइन थीटा, मतलब उसका उससे क्रॉस करें तो उसका मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा इनटू बी, तो वो साइन थीटा चाहिए तो बी नीचे आ गया, मतलब एपी वेक्टर लाइन पे पॉइंट ए दिया और पॉइंट पी दिया, उससे वेक्टर बनाया एपी, उसका क्रॉस करो बी से, उसका मैग्नीट्यूड अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, दैट्स इट। क्लियर है? यस सर। ये हो गया मेथड 1 है ना, और डिस्टेंस निकालने के लिए यही यूज करना है। मेथड 2 वो कब यूजफुल है, हालांकि वो भी बेसिक मेथड है, बट सिर्फ डिस्टेंस पूछी हो तो डायरेक्ट क्रॉस करके आंसर आ रहा है, तो वो हमें लंबा मेथड से जाने की जरूरत नहीं है। बट कल को मैं आपसे पूछ लूं फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स बता दो, इफ आई आस्क फुट ऑफ परपेंडिकुलर m बता दो, तो वो तो डिस्टेंस से नहीं आएगा, तो उसके लिए यस सर। क्या करना है वो मैं बता रहा हूं, और उस मेथड के अंदर आप डी भी निकाल सकते हो। तो सिर्फ डी पूछा हो तो ये यूज करेंगे, और अगर वो भी पूछा हो तो ये यूज कर लो, उससे डिस्टेंस तो आ ही जाएगा, तो अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट ये है, क्या करना होता है, अगेन दोबारा से, ये m, ये p, ये a, आपको पता है इस लाइन की डायरेक्शन b वेक्टर है, आपको m नहीं पता, और मेरे को अभी मैंने क्या बताया, जो चीज निकालनी है उस पर फोकस करते हैं, और उस पॉइंट को देखो वो किस लाइन के ऊपर है, तो उसको मैं अगर a पॉइंट के कोऑर्डिनेट उसको वेक्टर फॉर्म में बोलूं, तो क्या मैं m को a प्लस लैम्डा b मान सकता हूं? भाई इसका मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, एनी पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन, तो मैं m पॉइंट को ये मान सकता हूं किसी लैम्डा के लिए? यस सर। ठीक है, p पॉइंट आपको दिया है, मतलब उसका p वेक्टर दिया है, तो pm वेक्टर क्या होगा, pm वेक्टर दैट इज m वेक्टर माइनस p वेक्टर, तो यहां से a प्लस लैम्डा b वेक्टर माइनस p वेक्टर, तो यहां से आ गया a माइनस p वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, क्या ये pm वेक्टर आ गया? नाउ कंडीशन क्या है कि pm वेक्टर तो b वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, सो pm डॉट b वेक्टर क्या होगा, 0 होगा, तो pm डॉट b 0 हो जाएगा। pm डॉट b 0 हो जाएगा तो वहां से आएगा a माइनस p प्लस लैम्डा b टाइम्स डॉट b इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से आएगा a माइनस p डॉट b प्लस लैम्डा मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो लैम्डा बराबर क्या आ गया, p माइनस a
डॉट बी अपॉन बी का स्क्वायर। अब देखो ये लैम्डा निकल के आ गया, इस लैम्डा को मैं उठा के यहां डाल दूं, इसमें यहां, तो वहां से आपका m वेक्टर आ गया, m का पोजीशन वेक्टर आ गया। बोलो यस सर। m का पोजीशन वेक्टर आ गया तो pm वेक्टर आ गया, pm वेक्टर आ गया तो pm वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, वो d है, वो भी आ गया। तो डिस्टेंस निकालने का एक और वे है, बट दिस इज अ लेंथी पाथ, तो हमने इसको अवॉइड करा, हमने डायरेक्ट ये देखा। बट अगर फुट ओवर परपेंडिकुलर भी पूछा हो तो फिर वो डिस्टेंस से आएगा नहीं, फिर उसके लिए बेसिक से जाएंगे, इस पे पॉइंट एज्यूम करेंगे, इस वेक्टर का इस वेक्टर से डॉट करेंगे, वहां से लैम्डा निकालेंगे, लैम्डा उठा के वापस रखेंगे, वहां से पॉइंट आ जाएगा, वहां से वेक्टर आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड सब कुछ आ जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। अब Yes, ये sir. ये मैंने करा है तामझाम वेक्टर में, सेम तामझाम कार्टेशियन फॉर्म में हो सकता है। मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हो x1, y1, z1, और इस b डायरेक्शन रेशो दिया हो a, b, c, और ये पॉइंट दिया हो आपको x2, y2, z2। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या करोगे, इस पे पॉइंट मान लोगे x1 प्लस a लैम्डा, y1 प्लस b लैम्डा, z1 प्लस c लैम्डा। बोलो यस सर। फिर उसमें से इसको घटाओगे तो क्या आएगा, x1 माइनस x2 प्लस a लैम्डा, y2 माइनस y1 प्लस b लैम्डा, z2 माइनस z1 प्लस c लैम्डा। फिर उसका डॉट इससे करोगे तो उससे लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा उठा के यहां रख दोगे, उससे पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, ये वेक्टर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। एवरीथिंग कैन बी डन वेक्टर टू विज़ इन 3D एंड 3D टू विज़ इन वेक्टर, सेम टू सेम। बस अब आपके ऊपर है उसको कैसे डील करना है। क्या ये बात क्लियर है? फोटो परपेंडिकुलर एंड डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, ये सब हमने निकालना सीख लिया। हाँ जी, यस सर। नेक्स्ट हेडिंग इज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच की डिस्टेंस चाहिए। एक की इक्वेशन है a प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और दूसरे की इक्वेशन है c प्लस लैम्डा बी वेक्टर, म्यू बी, है ना? क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्शन तो बी वेक्टर ही आएगी दोनों जगह। ठीक, अब देखो इस पे कोई पॉइंट है a जिसका पोजीशन वेक्टर आपको पता है a, और इस पे कोई पॉइंट है c जिसका पोजीशन वेक्टर आपको पता है c, और आपको बेसिकली डिस्टेंस तो यही चाहिए ना, परपेंडिकुलर वाली जो d है। तो वो निकालने का तरीका आप सोचो, ये AC, ठीक है, और ये थीटा, अगर तो AC साइन थीटा, ये d की वैल्यू, हाँ जी, साइन थीटा देखते ही अपन समझ गए। अच्छा, AC का क्रॉस करो B से, वहां से आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ AC साइन थीटा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो ये चीज दैट इज D बराबर क्या आएगा, AC क्रॉस B का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो C माइनस A वेक्टर निकाल के उसका क्रॉस कर दो B से, उसका मैग्नीट्यूड अपॉन B का मैग्नीट्यूड, तो आपका क्या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस आ जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक, मान लो एक लाइन दी है आपको, r इज इक्वल्स टू आई माइनस जे प्लस लैम्डा टाइम्स 2i प्लस 2j प्लस के, और दूसरी लाइन दी है आपको, ये L1 दी है वेक्टर फॉर्म में, दूसरी कार्टेशियन फॉर्म में दी है, x माइनस 2/4 1 माइनस वाई अपॉन माइनस 4 3 माइनस जेड अपॉन 2। ठीक है, आपसे पूछा डिस्टेंस बिटवीन लाइंस बताओ, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। तो पहले तो आप ये चेक करो कि लाइन पैरेलल है या नहीं, लाइन पैरेलल है या नहीं। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, b1 वेक्टर इज 2i प्लस 2j, मतलब मैं वेक्टर की फॉर्म में लिखता है, ऐसे लिख देता हूँ, 2,2,1 डायरेक्शन रेशियो है। इसके डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, x माइनस 2/4
y माइनस 1/4 और z माइनस 3 बाय लफड़ा है इसमें कुछ 2 2 1 है ना, तो ये z माइनस 3 ही दिया होगा ना। ठीक, हाँ भाई, इसके डायरेक्शन रेशियो भी 4 4 2 बोल लो या 2 2 1 बोल लो। इट मींस बोथ लाइंस आर पैरेलल। अब पैरेलल डायरेक्शन सेम है तो लाइंस में भी कोइंसिडेंट और में भी पैरेलल। अगर कोइंसिडेंट होगी फिर तो डिस्टेंस 0 होगी और पैरेलल होगी तो डिस्टेंस ये आएगी। ठीक है, तो पहले तो चेक करो कि ये पॉइंट उस लाइन पे लाई कर रहा है क्या। तो इसका पॉइंट देखो, जैसे मान लो इस लाइन का पॉइंट कौन सा है, 1 -1 0, ये चेक करो इस पे सेटिस्फाई करता है क्या। तो 1 -2 -1 -2 -1/4 -1 यहाँ रखा तो 2/-4, तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, मतलब इसका पॉइंट इस लाइन पे लाई नहीं करता, मतलब ये लाइंस कोइंसिडेंट नहीं है, क्या है, पैरेलल है। अदरवाइज आंसर क्या आता, 0 आता। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो नाउ इट इज क्लियर, लाइंस आर कोइंसिडेंट एंड लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, अब डिस्टेंस का आपको तुरंत फॉर्मूला याद आएगा क्या। तो देखो ए वेक्टर को मैंने क्या बोल रहा हूँ, आई वेक्टर माइनस जे कैप, सी वेक्टर को मैं बोल रहा हूँ ये 2, 1, 3, स्टैंडर्ड 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। तो यहां से AC वेक्टर क्या आ गया आपका, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और B वेक्टर क्या है आपका, ये 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो यहां से AC क्रॉस B निकाल लो, तो वो i j k 1 2 3 2 2 1। तो देखो i के साथ 2 -6 -4 i कैप, फिर j -1 -6 -5, तो प्लस 5 j कैप प्लस k कैप के साथ 2 -4 -2। अब आपसे d पूछा है, तो d विल बी मॉड ऑफ AC क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ b। तो AC क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 16 प्लस 25 प्लस 4 का रूट अपॉन 4 प्लस 4 प्लस 1 का रूट। तो नीचे 3 आ गया, ऊपर कितना आ गया 45, 9 इंटू 5 3√5, तीसरी कट गया, आंसर इज √5। क्लियर है? यस सर। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखो कोइंसिडेंट लाइन होगी तो डिस्टेंस 0 होगी, पैरेलल लाइंस की भी आपने निकालना सीख लिया, इंटरसेक्टिंग होगी तो भी डिस्टेंस 0 होंगी, स्क्यू लाइंस ही बची, अब उसके भी डिस्टेंस निकालना देख लेते हो। हाँ जी, तो स्क्यू लाइन देखो, अब पहले तो अब थोड़ा सा अगर अपन बात करें तो सपोज दो लाइंस में बनाने की कोशिश करता हूँ। एक लाइन है मान लो ये L1 और एक लाइन ये है सपोज ऐसे, मतलब जैसे सपोज इस तरह से मैंने दो लाइनें निकाल दी है ना, इस तरह से, ना तो वो मिल रही है ना वो पैरेलल है, तो उस चीज को मैं 3D में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक लाइन है कि ना तो ये दोनों मिलेंगी और ना ही इनकी डायरेक्शन है। इस लाइन की इक्वेशन है r = a प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और इस लाइन की इक्वेशन है c प्लस लैम्डा डी वेक्टर। ठीक, यहाँ पे कहीं पॉइंट O है, A है जिसका पोजीशन वेक्टर A है, एंड सपोज यहाँ पे कहीं C है जिसका पोजीशन वेक्टर C है, डायरेक्शन इसकी B वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन D वेक्टर है। क्लियर है ये सब? ठीक है, अब एक बात बताओ, यस सर। पैरेलल लाइंस हैं तो डिस्टेंस फिक्स हो गई, इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट है तो 0 है। स्क्यू लाइंस में डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, सिर्फ डिस्टेंस पूछा है तो यहां शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात होगी।
अदरवाइज तो एक इस पॉइंट पे ले लो, दूसरा पॉइंट उस लाइन पे ले लो, उनके बीच की डिस्टेंस तो इन्फिनिट हो जाएगी। डिस्टेंस तो आप कुछ भी बोल सकते हो, बात समझ में आई कि अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, अपन ने एओडी पढ़ा था जब, तो वहां एक प्रूफ करके हमने जनरलाइज बात कही थी, जनरलाइज किया था कि कोई भी दो कर्व हो उसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, दैट वुड बी अलोंग कॉमन नॉर्मल। याद है? यस सर। तो इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी ना इन दोनों के कॉमन नॉर्मल के अलोंग होगी। सपोज उनके बीच का कॉमन नॉर्मल है ये, जो इसके भी परपेंडिकुलर हो, इसके भी परपेंडिकुलर हो। इस पॉइंट को n1 बोल दिया मैंने और इस पॉइंट को n2 बोल दिया। ठीक है, समझने की थोड़ा सा कोशिश करें। मान लो ये एक लाइन है ना ब्लैक वाली, और ये दूसरी लाइन है, ये दूसरी लाइन है, दोनों लाइनें हैं, ना तो ये इंटरसेक्टिंग है ना ये स्क्यू है, तो ये दो लाइनें हैं ना। अब इनका कोई कॉमन नॉर्मल है, जैसे ये नीले वाला मार्कर है, बीच में इनके नीले वाला मार्कर है ना, ये जो नीले वाला मार्कर है ना, ये दोनों लाइंस के सपोज नॉर्मल है। एक सेकंड, ठीक है, सपोज ये एक सेकंड, ये दो लाइन है और नीले वाला मार्कर ना इनके बीच में है, जो दोनों के नॉर्मल है, दोनों के नॉर्मल है। तो ये जो इस टिप से लेके इस टिप की जो लेंथ है, डिस्टेंस तो सिर्फ यही होगी, इतनी सी, मतलब एक ये है मान लो यार, एक ये कैसे, एक ये है मान लो ना, सपोज ये तो मैंने इंटरसेक्टिंग दिखा दी, तुम क्यों मान लो, इनके बीच में ये कोई डिस्टेंस है, ये नीले वाला मार्कर जो है ये मान लो नॉर्मल है, ऐसे कि इधर से भी 90 है और इधर से भी 90 है ना, ऐसा कुछ सीन है। तो ये मार्कर वाली जो बस बीच बीच की डिस्टेंस है, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंथ होगी। तो अगर इस डायग्राम देखें तो n1 n2 दोनों परपेंडिकुलर है, लेकिन मुझे लेंथ निकालनी है। अब ध्यान से सुनना क्या करूंगा मैं, बहुत शिकारी काम करने वाला हूं। आपको अगर मैं बोलूं कि बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो n1 n2 की डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी, क्योंकि n1 n2 is perpendicular to both b वेक्टर एंड d वेक्टर। तो n1 n2 की डायरेक्शन में एक वेक्टर जरूर मिल जाएगा मुझे, b क्रॉस d इज पैरेलल टू n1 n2 वेक्टर। ये बात समझ में आई आपको भाई? b क्रॉस d इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ b एंड d, और n1 n2 इज वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ b एंड d। तो n1 n2 की डायरेक्शन में एक वेक्टर मिल गया मुझे b क्रॉस d। यस सर। वो मान लो ऐसा मिल गया, सपोज इसके पैरेलल b क्रॉस d। अब मैंने क्या करा, मैंने कहा AC वेक्टर निकाल लो। ठीक है, ये b क्रॉस d हटा रहा हूं मैं, एक बार सुनो ध्यान से। ठीक, AC वेक्टर मिल गया। अगर मैं इधर से लाइट डालूं, इधर से, तो AC का प्रोजेक्शन डालूं अगर मैं इस वेक्टर पे n1 क्रॉस n2 पे, मतलब b क्रॉस d पे, तो क्या वो n1 n2 लेंथ होगी भाई? b क्रॉस d से मुझे क्या मिला, b क्रॉस d से मुझे ये डायरेक्शन मिल गई। अब आपको पता है किसी भी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन चाहिए होता है, तो जिसका प्रोजेक्शन चाहिए उसका डॉट कर दो, जिसके अलोंग चाहिए उसके अलोंग यूनिट वेक्टर से डॉट कर दो, तो प्रोजेक्शन मिल जाता है। यस सर।
और आपको ये दिख रहा है कि अगर इन दो लाइनों के बीच ये जो तीसरी रोड है बीच में AC, और इसका अगर मैं प्रोजेक्शन गिराऊं इस वेक्टर पे तो वो इतनी, इसकी परछाई यहां गिरेगी, इसकी परछाई यहां गिरेगी, एग्जैक्ट N1 N2 लेंथ आएगी। तो N1 N2 जो लेंथ है, मॉड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ AC वेक्टर ऑन B क्रॉस D। बस, तो प्रोजेक्शन क्या होता है, जिसका प्रोजेक्शन चाहिए उसका डॉट कर दो किससे, B क्रॉस D के यूनिट वेक्टर से। और यूनिट वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है, B क्रॉस D अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस D। तो AC क्या आ गया, C माइनस AC डॉट B क्रॉस D, ये बॉक्स हो गया, बॉक्स AC B D अपॉन B क्रॉस D का मैग्नीट्यूड। तो यहां से लेंथ आएगी C माइनस A, B और D। B और D डायरेक्शन है, A और C से बना हुआ वेक्टर AC है, उसका और BD का बॉक्स निकाल लो, उसका मैग्नीट्यूड अपॉन में B क्रॉस D का मैग्नीट्यूड। दिस विल गिव यू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन्स। बोलो, कोई परेशानी है तो पूछो, नहीं याद रखो, याद रखना ही पड़ेगा। स्क्यू लाइंस के बीच डिस्टेंस निकालने का एक एकदम जबरदस्त तरीका है, शॉर्टेस्ट तरीका भी छोटा ही है, बड़ा तरीका भी बताऊंगा अभी मैं। क्या, AC वेक्टर दोनों पॉइंट को मिला दो, उससे एक वेक्टर बनाओ, उसका B क्रॉस D से डॉट कर दो, मतलब बॉक्स AC BD निकाल लो, अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस BD B क्रॉस D। तो बस ये जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, इसमें आपको एक बॉक्स प्रोडक्ट सोल्व करना है, एक आपको क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व करना है, उनका मैग्नीट्यूड लेके डिवाइड करना है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। कोई परेशानी? नो सर। जैसे अब मैंने लाइन से पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताई थी, एक तो सिंपल तरीका बताया था, दूसरा मैंने कहा था फुट पूछ ले, तो बेसिक तरीका क्या है वो बताया था, समझने वाला है ना, जिसमें लेंथ भी आ जाएगी। वैसे ही अगर इसमें भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर N1 N2 पूछ ले, N1 या N2 पूछ ले, ठीक, या इक्वेशन ऑफ N1 N2 पूछ ले, इक्वेशन ऑफ N1 N2 पूछ ले, तो मैं B क्रॉस D से इक्वेशन थोड़ी बता सकता हूं। B क्रॉस D से तो मेरे को डायरेक्शन पता है, लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए तो मेरे को एक पॉइंट चाहिए होता है, तो पॉइंट तो मुझे पता ही नहीं, ना N1 पता है ना N2 पता है, ना मुझे उस लाइन पे कोई तीसरा पॉइंट पता है, तो मुझे कम से कम N1 N2 निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा उस लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए। हालांकि वो लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन थोड़ा, बट टू राइट द इक्वेशन परपेंडिकुलर टू बोथ लाइंस आई हैव टू गेट आइदर N1 और N2। ये बात समझ में आती है? डिस्टेंस में उसको कोई रोल नहीं है, सीधा आ गया। तो अगर वो चीज पूछी जाए भी पूछी जाए तो फिर मैं ऐसे क्यों निकालूंगा, फिर वो बेसिक मेथड से करूंगा, उससे डिस्टेंस भी आ जाएगी। लेकिन सिर्फ डिस्टेंस पूछी जाए तो ये करें, बेस्ट मेथड है ना, इफ ओनली डिस्टेंस इज आस्क्ड। एंड इफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इक्वेशन ऑफ N1 N2 आस्क्ड, तो ऐसे करें मेथड 2। सुने ध्यान से, N1 को इस लाइन पे कोई भी पॉइंट मान सकता हूं मैं, N1 कैन बी टेकन एज A प्लस लैम्डा B और N2 कैन बी टेकन एज C प्लस लैम्डा D, बिकॉज N1 N2 वेक्टर जो है वो क्या हो गया, N2 माइनस N1 वेक्टर, तो वो क्या आएगा, C माइनस A माइनस सॉरी प्लस लैम्डा D माइनस, ये म्यू है ना, ये लैम्डा सेम थोड़ी होगा, ये म्यू ले लो, लैम्डा D माइनस म्यू D माइनस लैम्डा B। क्या ये वाली बात होगी, इक्वेशन आएगी N1 N2 की? क्योंकि N1 N2 जो है वो परपेंडिकुलर टू B है, तो पक्की बात है N1 N2 का डॉट B 0 होगा, और क्योंकि परपेंडिकुलर टू ये D भी है, तो यहां से N1 N2 डॉट D भी 0 होगा, तो यहां से आपको दो इक्वेशन मिलेंगी इन लैम्डा एंड म्यू। भाई इसका डॉट करोगे B से 0, इसका डॉट करोगे D से 0, तो यू विल गेट टू इक्वेशन एंड टू वेरिएबल इन लैम्डा एंड म्यू। क्लियर है? यस सर। तो सॉल्व एंड फाइंड लैम्डा एंड म्यू, उसके बाद लैम्डा को यहां पुट कर दोगे तो N1 आ जाएगा, यहां पुट कर दोगे तो N2 आ जाएगा।
तो देखो पॉइंट आ गए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, उसके बाद आपसे उसकी इक्वेशन पूछी जाए तो डायरेक्शन तो पता ही है, और उसके बाद पॉइंट भी पता है। और अगर n1 n2 लेंथ भी पूछी जाए तो फिर अलग से ये करने की क्या जरूरत है, n1 आ गया n2 आ गया, n1 n2 का मोड निकाल लो, तो वहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की लेंथ भी आ गई। बट इफ ओनली डिस्टेंस इज आस्क्ड तो मुझे ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये लगाएं। और ये बेसिक कब यूज करें, जब परपेंडिकुलर फुट चाहिए हो या इक्वेशन चाहिए हो। क्लियर है भाई? यस सर। एक लास्ट पॉइंट और सुन लें। अभी 5-10 मिनट आधा घंटा पहले हमने एक बात करी थी कि डिफरेंशिएशन बिटवीन स्क्यू लाइंस एंड इंटरसेक्शन लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कि भाई अगर उनके वेक्टर कोलिनियर नहीं है मतलब वो पैरेलल तो नहीं है, या तो स्क्यू है या इंटरसेक्टिंग है। तो वहां हमने देखा था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, अगर वो आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो वो स्क्यू है। तो वो थोड़ा सा लेंदी मेथड था, है ना, थोड़ा सा, क्योंकि वहां सिर्फ ये पता करना था कि लाइन स्क्यू है या इंटरसेक्टिंग है, ये नहीं कहा था कि पॉइंट भी निकालो। अगर मान लो पॉइंट ही निकालना हो मुझे इंटरसेक्टिंग का, फिर तो वही मेथड से करेंगे क्योंकि पॉइंट तो वहीं से निकलेगा। लेकिन अगर सिर्फ ये जांच करनी हो, चेक करना हो वेदर इट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस और स्क्यू लाइंस, तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। एक और मेथड है ना, तो एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिखा रहा हूं बस, की पॉइंट, टू चेक ओनली, इफ टू चेक ओनली दैट लाइंस आर intersecting or skew, intersecting or skew lines, तो आप क्या चेक करें, आप ये निकाल लें बॉक्स, बॉक्स ACBD। अगर लाइन इंटरसेक्ट हुई तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 0। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, 0। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 कब होगी, जब बॉक्स ACBD 0 होगा। और अगर स्क्यू हुई तो वो 0 नहीं होगा। ठीक, बस इतनी सी बात है। तो अगर ये 0 है तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, एंड इफ दिस इज नॉट इक्वल टू 0 देन लाइंस आर स्क्यू। तो सिर्फ ये चेक करना हो कि लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं। तो दो लाइन की इक्वेशन दी है, उस पे ए पॉइंट पता है, सी पॉइंट पता है, उनकी डायरेक्शन भी पता है। डायरेक्शन ऑब्वियसली पैरेलल नहीं है तो केस 1 तो खत्म ही हो गया। अब आप ACBD का बॉक्स निकालें, वो 0 आ गया तो लाइन इंटरसेक्टिंग है, नहीं आया तो लाइंस स्क्यू है। अब पॉइंट भी निकालना हो तो फिर वही मेथड करें जो पहले करा था। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज थ्योरी, एंड फिर अपन इस पे लाइंस पे एग्जांपल करते हैं कल के लेक्चर में। ओके, थैंक यू।